हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अपडेटेड PT 365 है जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स की पिछली क्लासेस में WTO तक पढ़ा दिया था। आज की क्लास में मैं आपको WTO से आगे पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के सभी सेक्शंस को आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि WTO जो है उसकी एक स्ट्रक्चरल बॉडी जो बताया था मैंने कि उसमें आपको ध्यान देना है कि एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, दूसरा होता है जनरल काउंसिल होता है। तो जो ये WTO का जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च क्या है, निकाय है मंत्री स्तरीय जो, ठीक है, और इसकी बैठक 2 वर्ष में होती है। अब आगे वाले जो आर्टिकल्स हैं इसी पे आधारित हैं, बाकी मैंने इसके पहले के सभी आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं। तो कृषि और खाद्य सुरक्षा पे जो है ये आर्टिकल दिया हुआ है कि सुर्खियों में क्यों रहा कि WTO का 13वां जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे, UAE के जो है आबू धाबी में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आबू धाबी में। अब ये बताया ना मैंने कि निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जिसकी प्रत्येक जो है 2 वर्ष में एक बार बैठक होती है, और ये 13वां मंत्री स्तरीय बैठक थी, सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इससे जुड़े का कोई समाधान नहीं निकल पाया इस बैठक में भी। ठीक है, भारत इस मुद्दे का अस्थायी समाधान की मांग करता रहा है। किस मुद्दे की? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, इसके बाद से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या होती है कि इसके तहत सरकार जो होगा ना, किसानों से MSP पे अनाज खरीदेगी। ठीक, अब उसका भंडारण करेगी और गरीबों पे जो है सब्सिडी आधारित मूल्य पे क्या करेगी, उसको बांट देगी या उसके उचित दुकानों के जरिए जो है उसका वितरण करेगी। जैसे भारत में क्या है, सरकार जो है MSP पे जो है ये ले लेती है अनाज, फिर FCI जो है गोदाम वो उसको स्टोर करता है, फिर इसके बाद PDS की प्रणाली के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत जो होता है कि आपको अनाज जो है, अभी प्रधानमंत्री जी का प्रचार में आप सुन रहे होंगे कि 5 किलो मुफ्त अनाज जो है हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो इसी PDS के तहत जो होता है वो वितरण होता है। ठीक है, इसका जो कानून था, हालांकि वो सरकार जो है कि कांग्रेस की सरकार में आया हुआ था। ठीक, तो इसके तहत वितरण करती, यही इसका पब्लिक स्टॉक होल्ड होता है। तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नीति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या क्या है, डी मिनिमस की सीमाएं हैं। डी मिनिमस की होता क्या है कि WTO का नाम से मानदंड है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि देश का कुल जितना सब्सिडी बिल है, सब्सिडी बिल टोटल जितना सब्सिडी दे रहे हैं, जहाँ आप खाद में दे रहे हों, ठीक है, मतलब जो फर्टिलाइजर्स में दे रहे हों, या फिर आप जो है जो वितरण में दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहे हो, या फिर उसके आधारित मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दे रहे हो PDS प्रणाली के तहत, या फिर जो है MSP में दे रहे हो, तो जितनी सब्सिडी आप दे रहे हो उस देश का फसल उत्पादन का जो मूल्य है वो विकासशील देशों में 10%, यानी जितना हमारा मूल्य है, ठीक है, विकासशील देश अगर आपके पास तमगा है तो आपके पास जितना फसल उत्पादन का मूल्य है उसका कुल सब्सिडी बिल 10% होना चाहिए, और विकसित मामलों में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। WTO के नॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इसकी गणना किस पे होती है, तो रेफरेंस पॉइंट रखा गया 1986-88 का मूल्य, 1986-88 के मूल्य के आधार पर रेफरेंस पॉइंट, बेस पॉइंट मान करके ये गणना होती है। ठीक, अब इसी पे मतभेद है। क्या मतभेद है कि बहुत सारे जो विकासशील देश हैं, भारत के साथ साथ अन्य देश जो हैं, वो डी मिनिमस की सीमा को बढ़ाने की मांग करते हैं। जो हमारा कि सब्सिडी बिल, हमारा मतलब सब्सिडी भाई देना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ उतनी विकास तो है नहीं, उतना हमारे यहाँ किसान सक्षम तो है नहीं, हमारे यहाँ जोत भी बहुत कम है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो बनी रहती हैं। इसी के साथ वो एक सरकारी खरीद के तहत जो है किसानों को MSP जो न्यूनतम समर्थन सब्सिडी है उसकी गणना के लिए फार्मूले में बदलाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट देखो ना, 86-88 का बदलाव कितना हो चुका है, अब क्या समय चल रहा है, तो इसका मांग कर रहे हैं। लेकिन विकसित देश जो होते हैं वो मांग रहे हैं कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की जो व्यवस्था है वो मार्केट को विकृत कर रही है, क्योंकि ये भाई मार्केट वाले लोग हैं, ये कैपिटलाइज लोग हैं, इनको चाहिए कि हमारा मार्केट ओपन हो, जितना उनको हमारी फ़ायदा रहेगी, तो ये अपने हिसाब से देखते हैं, विकासशील देश अपने हिसाब से देखते हैं। इसी की जो है वो इसी पे मतभेद है ये। और ये साथ साथ जो देश है, विकसित देश हैं, वो कृषि वस्तुओं का निर्यात पर जो बैन लगता है उसके खिलाफ भी है। जैसे अभी भारत सरकार जो होती है, जब प्याज व्याज के दाम बढ़ने लगते हैं, भारत सरकार क्या करती है, तुरंत उसके निर्यात पर रोक लगा देती है। चावल पे भी रोक लगाई थी हाल फिलहाल में निर्यात पे। इससे होता क्या है कि अपने सरकार जो होती है अपने क्षेत्र, अपने आसपास के, अपने रीजन में, जो अपने देश में, वो क्या करती है कि उसमें जो निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाएगी या उससे मूल्य नियंत्रण होता है, जो किसान होते हैं, जो गरीब होता है, उसका कल्याण हो पाता है। ऐसी तरह से एक पॉलिसी होती है। लेकिन जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको घाटा होता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, यही विवाद है। इसी विवाद के बीच में पीस क्लॉज, शांति वाली एक जो है क्लॉज को रखा गया, और बाली में जब 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें भारत का रुख देखते हैं। तो इसी में जो इंडोनेशिया के बाली में जब 9वां हो रहा था मंत्री स्तरीय सम्मेलन, अभी तो 13वां चल रहा है ना, उसमें WTO ने खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के जो समाधान था उसके रूप में पीस क्लॉज का प्रावधान किया था।
इसको 11वीं मंत्री स्तरीय तक रखा जाना था, लेकिन समिति नहीं बन पाई है अभी तक देशों के बीच में, और अभी तक नहीं रखा गया, 13वें वाले में भी नहीं रखा पाया। ठीक, भारत की मांग क्या है? भारत इसकी स्थायी समाधान चाहता है, और भारत जो है खाद्य सब्सिडी सीमा के लिए फार्मूले में बदलाव के लिए कई सारे उपाय भी बताए हैं। यही बात है। ठीक है, यहाँ सुर्खियों में कुछ न्यूज रहा कि G33 समूह ने WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था उसमें कृषि व्यापार को बढ़ाने का आह्वान किया। तो G33 समूह क्या है? इसमें 47 देश हैं। ध्यान देना, G33 में कितना देश हैं आपका? तो 47 देश हैं, जिसे कृषि क्षेत्र में फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। ये जो देश हैं 47 देश, ये क्या है? विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कृषि वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, जो हमारा उनका डोमेस्टिक मार्केट है उसको हमें सीमित तरीके से खोलना, पूरा नहीं खोलना है, सीमित तरीके से खोलना है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खोलना है, उसका समर्थन करते हैं। इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया वगैरह शामिल है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है मत्स्यिकी सब्सिडी समझौता, फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट। इसी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जब WTO का बैठक हुई थी, कहाँ पे? आबू धाबी में। कहाँ पे है ये? UAE में। तो इसके मत्स्यिकी सब्सिडी यानी जो मछली वाले में सब्सिडी होती है, उस पर अंकुश लगाने के किसी अस्थायी समाधान पर पहुंचने बिना ही संपन्न हो गया। मतलब ये इस पर भी जो है कोई समाधान नहीं निकल पाया इस वाले सम्मेलन में, बैठक ही खत्म हुई, तरह से बेकार ही हो गई, कुछ मतलब ही नहीं निकला। अब होता क्या इसमें कि मत्स्यिकी सब्सिडी देने से जो फ्लीट द्वारा क्षमता से अधिक मछली मारने की जो बात आती है, जैसे कि असाधारणीय मत्स्यन, मतलब जैसे मान लो आप मछली के लिए जितनी आपको अनुमति है, जितना आपकी कैपेसिटी, उसके खिलाफ असाधारणीय तरीके से ट्रेंच वगैरह का इस्तेमाल करके जो मछली जो पकड़ा जाता है, ओवर कैपेसिटी होती है, या फिश स्टॉक की उपलब्धता होती है, जनन की तुलना में अधिक मत्स्यन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, इस सारी गतिविधियों को जो होता है बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मत्स्य की सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी से इन सारी चीज़ों को, इन अवैध गतिविधियों को जो है एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है। तो इस पर भी कोई समाधान नहीं पहुंच पाया, और ये मंत्री स्तरीय जो बैठक था वो खत्म हो गया। तो इस पर WTO का समझौता क्या था मत्स्यिकी सब्सिडी पे? तो जेनेवा पैकेज में 2022 में जेनेवा में जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, तो जेनेवा पैकेज के नाम से इसको अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उन हानिकारक सब्सिडी पे रोक लगा देना, जो सब्सिडी दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, उन पर अंकुश लगाना है, जो दुनिया भर में क्या करते हैं, मछली के स्टॉक में व्यापक कमी का मेन फैक्टर थे, जो मेन फैक्टर थे मछली के स्टॉक में कमी के, उस पर रोक लगाना था। इसका मतलब उद्देश्य था। ठीक, अब समझौते को स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अभी तक 39 देशों में भी नहीं समर्थन मिल पाया है। भारत समझौते का हिस्सा ही नहीं है। अगर लागू हो जाएगा तो होगा क्या कि अवैध और असूचित और अनियंत्रित जो मछली पे, जो मत्स्यिकी पे, मछली उत्पादन पे, पालन पे जो है सब्सिडी मिलती है, उस पर रोक लगेगी। अत्यधिक दोहन से जो क्या होगा कि मछली स्टॉक को बचाने में मदद मिल पाएगी। और जो हाई सी होता है, मतलब जो गहरे समुद्र में जो अनियंत्रित मत्स्यिकी होती है, मतलब उसमें ट्रेंच का इस्तेमाल करना, बॉटम ट्रेंच का इस्तेमाल करना, इस तरह से जो सब मत्स्यिकी होती है, उससे क्या होता है कि सब्सिडी पे भी बैन लगेगा, और साथ साथ जो है समुद्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता है। ये जो है इसमें इस विशेष इंतु जो है विभेदक व्यवहार, यानी कि इसमें क्या होता है कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज़, एक क्लॉज जो है इसके तहत क्या है कि विकसित और अल्प विकसित देशों को इसमें कुछ जो है 2 साल का समय दिया गया है कि आप जो है नई व्यवस्था को, मतलब इसमें होता क्या है कि विशेषक और विभेदक व्यवहार में कि जो भी देश डेवलपिंग कंट्रीज जो समझौते का हिस्सा बनते हैं उनको कुछ थोड़ा समय दिया जाएगा, ताकि जो है कि मतलब विभेदक व्यवहार मतलब इन द सेंस कि उनको अलग से थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए आपको, कि आप जो है इस समझौते का हिस्सा बनने के लिए आप जो है कुछ समय ले लो, और अपने इस हिसाब से, जैसे विकसित देश है और विकासशील देश है, दोनों एक समय प्लेटफॉर्म पे तो आ नहीं सकते, एक बराबर प्लेटफॉर्म को तो अपना नहीं सकते। तो विकसित देशों के लिए जो नॉर्म्स होंगे उनमें से कुछ छूट दी जाएगी विकासशील देशों को, ताकि आप भी जो है इसके बराबरी जो है आप आ पाओ। ठीक है, ये बात है इसमें आसान भाषा में जो मैं आपको समझाना था मैंने बता दिया। ठीक है, भारत की मांगे इसमें क्या है? तो भारत कहता है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और CBRRC, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, इसका कहना था कि भारत ने जिन देशों ने सबसे सबसे पहले जो है कि अतीत में भारी मत्स्यिकी सब्सिडी दी है और वो मछली के स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें क्या करना है? PPP और CBDRRC, इसके तहत जो है सब्सिडी को कम करने का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। ये बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि अपने जल क्षेत्र से दूर जो है अधिक दूर जल क्षेत्र में मत्स्यन के शामिल देशों को रोक लगाना है, और विकासशील और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट देनी है। ये इसकी भारत की मांगे हैं। ठीक है, सीमा पार रेमिटेंसेस पे जो है मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया। तो अब ये जो रेमिटेंसेस मिलता है विदेशों से, जो हमारे जो विदेशों में लोग रहते हैं किसी देश के, जैसे भारत के लोग जो हैं,
वो खाड़ी देशों में दिख रहते हैं, यूरोपियन देशों में रहते हैं, जो धन और पैसा जो है, अमाउंट जो है वो लोग कमा करके भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो 4 देशों ने एक जो है घोषणा पत्र तैयार किया है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। WTO की वित्तीय सेवाओं के व्यापार समिति जो CTFS है, इसमें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो WTO के तहत सेवा व्यापार परिषद क्या है, एक सहायक संस्था है, उसी में इसको प्रस्तुत किया गया था। यही चीज़ है न्यूज में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। इसके बारे में तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। न्यूज में क्यों रहा है कि इसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन वाले कार्यों के दुष्चक्रों की समाप्ति। ठीक है, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दुनिया की अधिकांश कार्यरत आबादी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, अनौपचारिक सेक्टर में काम करती है। ऐसे परिवार जो होते हैं, जो इनके सभी सदस्य अनौपचारिक सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके बच्चों को कार्यस्थल पे माता पिता से जुड़ी सुविधा भी विरासत में मिलती है। यानी जितनी वल्नरेबिलिटी उनको मिल रही है जो होती है कार्यस्थल पे, जो जिन सारे खतरों का सामना करते हैं, जैसे मान लो कोई कोयला का मतलब कोयलरी में भी किसी के पिता काम करते होंगे। ठीक है, कोयलरी में काम करने के जो आप जानते हैं दुष्प्रभाव क्या होता है। तो मान लो उनको कोई बीमारी हो गई, तो ऐसी भी संभावनाएं हैं कि उनके बच्चों में भी वो बीमारियां फैले। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब वो ट्रक ड्राइवर है, और ट्रक ड्राइवर को आप जानते ही होंगे कि मतलब थोड़ा लाइफ काफ़ी कठिन होती है। और इन द सेंस कि अगर मान लो कि वो किसी दूसरे स्टेट में गए, मान लो केरला में गए, और वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, मैं किसी डिफ्रेंशिएटर नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, नॉर्मल केरला में गए और वहाँ कोई मान लो उनको बीमारी हो गई, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शस बीमारी थोड़ा सा अधिक होती हैं, और तो मान लो वहाँ बीमारी हो गई, घर पे आए, क्या हुआ फिर बच्चों में फैल गई, परिवार में फैल गई। तो जो मतलब कार्यस्थल पे जो विविधता सुविधता देखनी पड़ेगी, भेदभाव का शिकार करना पड़ रहा है जैसे मान लो, या फिर बीमारियां फैल रही हों, या फिर जो है उनको कम वेतन मिल रहा हो, तो इन सारे जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसकी जो है विरासत में उन लोगों को मिलती है, यानी बच्चे भी फेस करते हैं। यही बात इसमें कही गई है। तो बताया गया दोहरे बोझ को कम करना है, यानी हमें कौशल विकास के पहलुओं को शुरू करना है। इस रिपोर्ट में बताया गया शिक्षा का प्रसार करना है, सब में प्री में नहीं पूछेगा, अनौपचारिक सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बातें। अब आता है मेंस में, प्री में पूछ क्या सकता है इसमें, तो OECD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। भारत इसका सदस्य है नहीं, ध्यान देना इस बात को, यही मेन है इसमें। ठीक, इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वाली चीज़ यही है कि भारत इसका सदस्य OECD का नहीं है, 38 देश हैं। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है कि बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ बनाना है। अब कौन कौन से ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया, माइग्रेशन इन एशिया, व्हाट स्किल्स फॉर द फ्यूचर, ये सारी रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। ठीक है, ये होता है। अब आता है एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में मैं आपको पढ़ाया था मंथली वाले मैगजीन में, NBS सब पॉलिसी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत क्या किया, फास्फेट और पोटास उर्वरकों की MRP को तर्कसंगत बनाने के संबंध में एक जो है गाइडलाइंस दी है। किसने दिया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने दिया है। किसको, फास्फेट और पोटास उर्वरक को, फर्टिलाइजर्स को, क्या चीज़ के लिए, तो पोषक आधारित सब्सिडी के लिए। इसके MRP को तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया है, गाइडलाइंस दिए हैं। तो इसमें बताया गया है, इसके प्रमुख प्रावधान जो गाइडलाइंस में है वो बताया गया है कि सरकार जो है PNK यानी कि फास्फेट और पोटास के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें उसको जो है NBS समर्थन मतलब व्यवस्था में शामिल करके एक उचित मूल्य नियंत्रण के तहत जो है उनको लाई है। अब 1 अप्रैल से ये रेट्रोस्पेक्टिव रूप से प्रभावी होंगे पूर्वव्यापी तौर पे, यानी पहले जो चीज़ें चल रही हैं उसी के अनुपात में ये प्रभावित हो जाएंगे, उनको लागू हो जाएंगे। और उर्वरक जो कंपनियां होंगी, ठीक है, PNK की, ठीक है, इस फर्टिलाइजर्स की, उसको श्रेणी के आधार पे जो है अलग अलग लाभ परसेंटेज की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सब मैंने कि जो आयातकों को अलग, विनिर्माताओं को अलग, और जो एकीकृत विनिर्माता हैं उनको अलग अलग लाभ परसेंटेज तय होंगे। अब कैसे इसका MRP तय होगा, इसका आधार उर्वरक बिक्री की कुल लागत जितनी हो रही है उसके आधार पे जो है MRP तय की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें इसको तर्कसंगत बनाने के लिए मूल्यांकन के दायरे में कोई भी GST नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अच्छा, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पॉलिसी होती क्या है, तो सरकार जो है किसानों को रियायती तौर पे जो है फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराने के लिए 2010 में NBS पॉलिसी की शुरुआत की थी। 2025-26 तक इसको लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक, इसको इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है 1955, इसी में जब 3 जो कृषि कानून आए थे इसमें भी संशोधन हुआ था, तो न्यूज में रहा था। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उसके तहत जो है इसको तैयार किया गया है। पात्रता क्या होती है, तो जो NBS पॉलिसी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है, वो 25 ग्रेड के जो PNK उर्वरक है उनके लागू होती है, जैसे कि DAP हो गया, MOP हो गया, MAP हो गया, ट्राई सुपर फॉस्फेट हो गया। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। सरकार क्या करती क्या है कि वार्षिक आधार पे जो सब्सिडी वाले उर्वरक होते हैं उसके प्राइमरी जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, इस पे क्या करेगी, एक दर मतलब एक निश्चित दर तय करेगी, निश्चित जो है रेट तय करेगी। ठीक, अब मुक्त मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था कैसे है, तो जहाँ जहाँ के यूरिया उर्वरक की जो एमआरपी सरकार तय करती है, वहाँ तकनीक रूप से जो एनबीएस उर्वरक होता है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एनबीएस योजना के तहत क्या होता है कि जो उर्वरक होंगे उसकी एमआरपी बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पे, और जो जितनी कंपनियां बेच रही हैं, जो डिमांड और सप्लाई और उसके साथ साथ जो कंपनियां बेच रही हैं उनके द्वारा उसको निर्धारित करती हैं। ठीक, अब इस पे यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान कैसे होगा, तो डिस्पैच के आधार पर, जितनी आप मतलब उर्वरक की मात्रा बेचोगे उतनी आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे आता है पैक्स। पैक्स के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब कल की क्लास में, जो पिछली वाली क्लास में जब आप इकोनॉमिक्स के लिए आया था मैं, तो हाँ मैंने आपको पैक्स के बारे में बताया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि सहकारी जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उसमें पैक्स क्या है। तो सहकारी बैंक आपको बताया था मैंने, सहकारी जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक होते हैं, किंतु क्या होते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, कॉमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, शेड्यूल बैंक होते हैं। और क्यों नहीं कॉमर्शियल होते हैं, क्योंकि ये आपसी सहयोग से जो है, ये आपसी सहयोग से ये स्थापित होते हैं। ठीक, इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ नहीं कमाना। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब इनका जो सहकारी जो बैंक होते हैं, सहकारी बैंक, इनका पंजीकरण 2 एक्ट के माध्यम से होता है। मतलब इनको अगर धीरे धीरे जब मतलब इनको कंट्रोल में लाया गया राज्य सरकारों में, तो राज्य के द्वारा, तो 2 एक्ट के माध्यम से इनका पंजीकरण होता है। पहला जो है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक, इनके तहत होता है। अब दूसरा जो होता है शहरी सहकारी बैंक, यानी जो राज्य सहकारी बैंक होगा, राज्य सहकारी बैंक का, इसका जो मतलब आपका जो पंजीकरण होगा वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होगा। और शहरी वाले का क्या होगा, शहरी वाला मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है शहरी वाले पे। ठीक, अब जो सहकारी बैंक थे उस पर आरबीआई का नियंत्रण तो था नहीं, लेकिन 1966 में इसको जो है आरबीआई के अंतर्गत लाया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सहकारी जो बैंक है इस पर दोहरा नियंत्रण होता है। कैसे दोहरा नियंत्रण होता है, डबल। तो इनका जो बैंकों का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो कौन करता है, स्टेट करता है। ठीक, और आरबीआई क्या करता है इनका, कि बैंकिंग ऑपरेशंस जितने हो रहे हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस उस पर नियंत्रण करता है। तो देख लिया आपने। अच्छा, अब आपको यहाँ मैंने आपको बताया था, याद करिए, तो जो राज्य सहकारी बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक जो मैंने बताया था ना कि जो इनका पंजीकरण स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, वे राज्य से बाहर कार्य नहीं कर सकते। ठीक, जिला स्तर पे इनको क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ग्रामीण स्तर पे इनको क्या बोलेंगे, जिला स्तर पे सेंट्रल, और ग्रामीण स्तर पे इनको बोलेंगे पैक्स, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इस पे आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यही बताया मैंने ना। और जो शहरी सहकारी बैंक है वो राज्य के बाहर कार्य कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। ठीक, तो मैंने बताया था आपको क्या है कि जो राज्य के जो सहकारी बैंक होंगे वो राज्य के बाहर नहीं काम करेंगे, और इनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इनका पंजीकरण होता है। जिला लेवल पे इनको क्या बोलते हैं, जिला लेवल पे इनको बोलते हैं आपको क्या, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और प्राइमरी मतलब ग्रामीण स्तर पे पैक्स बोलेंगे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलेंगे। ठीक, पैक्स पे आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शहरी वाले जो होते हैं वो राज्य के बाहर भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देख लिया। तो अब यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो सोसाइटीज़ हैं, जो पैक्स, इसी के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के माध्यम से कि पैक्स क्या होते हैं। तो देश भर में जो पैक्स हैं उनके विस्तार के और आधुनिकीकरण के लिए कई सारे पहल शुरू की गई। ठीक है, इनका विस्तार किया गया और इनका मॉडर्नाइजेशन किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया है, गोदाम और अन्य जो कृषि अवसंरचना है उसके निर्माण के लिए 500 नए पैक्स की आधारशिला रखी गई, 500। ठीक है, अब इसके आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन सी पहल की गई है, तो 18,000 पैक्स जो है उनकी कंप्यूटराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के पैसे लगे होंगे, इसकी योजना शुरू की गई। जिसका लक्ष्य क्या है कि सरकार जो है चालू अवस्था वाले जो 63,000 पैक्स हैं उनको क्या करना चाहती है, कंप्यूटराइज करना चाहती है। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए आपने। अब आता है सहकारिता जो मंत्रालय है, जो अभी ये सहकारिता मंत्रालय, वो जो है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन किया है। ठीक, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, इसका कार्य क्या है कि सहकारी क्षेत्र में जितनी भी जानकारियाँ हो रही हैं उनके बारे में सूचना वगैरह प्रदान करेगी ये। ठीक है, तो पैक्स की परिभाषा आपको मैंने बताया ही था कि पैक्स क्या होते हैं, जो सहकारी जो ऋण संरचना होती है उसमें जमीनी स्तर की शाखाएं होती हैं, गांव स्तर की, जो क्या करते हैं, अल्पावधि का वितरण करते हैं ऋणों का।
अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको इसमें कि यहाँ जो सहकारी ऋण संरचना होती है सहकारी, उसमें जो छोटे कम समय के लिए जो कर्ज देगा आपको, उसमें 3 स्तरीय संरचना होती है। एक तो आपका स्टेट जो है कोऑपरेटिव बैंक होगा, ठीक, ये इसको केंद्रीय सहकारी बैंक बोलेंगे। फिर एक जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होगा, जिला सहकारी बैंक होगा, ठीक, और दूसरा होगा प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स होंगी, ठीक। अब जो बड़ा समय के लिए ऋण देगा, मतलब काफ़ी लंबे सा टाइम के लिए दीर्घकालीन ऋण देगा, उसमें 2 स्तरीय संरचना होती है। एक होती है आपका राज्य या मतलब केंद्रीय सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक, और दूसरा होगा कि प्राइमरी सहकारी जो प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तो ये 2 होते हैं दीर्घकालीन के लिए, मतलब कर्ज देने के मामले में, और अल्पावधि कर्ज देने के संबंध में 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। इसका विनियमन कैसे होता है? तो जो देश भर के जो पैक्स होते हैं उनका सहकारी समिति अधिनियम के तहत वो पंजीकरण होते हैं, ठीक, और राज्य के जो सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार होता है इनके कामकाज की देखभाल करता है, ठीक। तो जो एससीबीज होती हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर डीसीसीबी, इसमें इसको जो है राज्य का सहकारी सोसाइटी एक्ट जो बताया ना, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसी के तहत पंजीकरण होता है और आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। बताया ना आपको कि दोहरा नियंत्रण होता है, ठीक, मैंने आपको बताया था, अभी समझा रहा था कि इसको दोहरा नियंत्रण होता है किस पे, सहकारियों पे, सहकारी बैंकों पे, ठीक। और आरबीआई जो है इस पे नियंत्रण करता है किसका, बैंकिंग ऑपरेशंस का नियंत्रण करता है, और मैनेजमेंट देखता है राज्य सहकारी कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है, स्टेट देखता है। लेकिन पैक्स जो है बैंकिंग विनियमन के दायरे से बाहर रखा गया, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। इसको रीफाइनेंस कैसे होता है? तो जो डीसीएसएसबी होंगी और एससीबी होंगी, यानी कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होगा या जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होगा, इसके माध्यम से नाबार्ड द्वारा इसको रीफाइनेंस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड द्वारा, ठीक है। अब करते क्या है ये कि कम समय के लिए गाँव वालों को ऋण देते हैं, ऋण की पुनर्वसूली करते हैं, किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक भी उपलब्ध कराते हैं। वित्तीय समावेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनकी भूमिका बहुत जोरदार है। और अगर देखा जाए तो सभी संस्थाओं द्वारा जितना केसीसी है उसमें पैक्स का हिस्सा जो है कितना है, 41% है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुई थी, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अच्छा, देखा गया है कि 2022 के डेटा के अनुसार केसीसी में 95% जो कर्ज दिया गया है वो लघु सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अब आता है भारत की अनाज भंडारण प्रणाली। सुर्खियों में क्यों रहा है कि प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में जो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षेत्र योजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले परीक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट होता है जो छोटे तौर पे किसी खास एरिया में उसको संचालित करते हैं लोग, ठीक है। इसका उद्घाटन किया। इसमें 11 राज्यों में 11 पैक्स, यानी कि जितनी जो आपको पता है ना कि आपको जो इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थी, यानी कि पैक्स के लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसमें सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए, ठीक है, उसका मंत्रालय इसका कौन होगा? जो सहकारी क्षेत्र में जो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगर प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो ये योजना लाई जाएगी। तो इसके ये मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पैक्स हैं उनके स्तर पर हमें डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सुविधाएँ विकसित की जाएँ और अन्य किसी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोदाम हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो या जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, इसका इस्तेमाल जो है स्थापित किया जाए। कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे, पैक्स के स्तर पे विकेंद्रीकृत हो। इससे क्या होगा? अनाज के भंडारण की सुविधा बढ़ेगी। इसके बहुत सारे लाभ होंगे, कृषि सब्सिडी वगैरह, ब्याज वगैरह छूट का लाभ उठा पाएंगे। सबसे थोड़ा सा मैं आपको मेंस के तरीके से बता दूं, इसका सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, पहले तो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। अब इससे सरकार जो है चाहे तो जो एमएसपी व्यवस्था जब लाएगी भविष्य में कभी भी आएगा, जब फिर जो सरकार क्या करेगी, खरीद सुनिश्चित करेगी, तो जो फसल की खरीद होती है वो अधिकतर खराब हो जाती है, तो खराब होने से उनको बचाया जा सकेगा। जो किसान अपना स्टोरेज वहाँ पे स्टोर हाउस में या जो उन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो कृषि आधुनिकीकरण के लिए बनाए जा रहे हैं या गोदाम हैं उसमें रखे हैं, तो उस रसीद को दिखा करके वे ऋण भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं, ठीक, उसको बेच सकते हैं, लंबे समय तक ज़रूरत पड़ने पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो किसानों की आय की दोगुनी करने में बहुत मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, मेंस के लिए हैं, ठीक है। तो पैक्स के लाभ के लिए मतलब आप जानते हैं इससे लाभ ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ सब्सिडी और ब्याज के लिए उठा सकते हैं। और विभिन्न योजनाओं का इसमें कन्वर्जेंस या एकीकरण किया गया है। जैसे कि कौन से? तो आप देखो इसमें
कि इसमें अनेक प्रकार की योजनाओं का इसमें कन्वर्जेंस किया जाएगा, एकीकरण किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अवसंरचना कोष की जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना हो, कृषि यंत्रीकरण पे उप मिशन हो, या एकीकृत बागवानी विकास मिशन हो, इन सारी योजनाओं का यहाँ पे एकीकरण हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना हो, या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, इनका भी एकीकरण कर सकते हैं इस वाले में। और उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण करना हो, या MSP पे खाद्यान्नों की खरीद करनी हो, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे एकीकरण हो सकता है। इस योजना को लागू करने वाली जो एजेंसियाँ हैं वो FCI है, CWC है, NCDC है, ठीक है, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और NBCC है। तो 3-4 प्रकार की जो एजेंसियाज हैं। तो भारत में जो अनाज भंडारण प्रणाली है उसके लिए जो अगर देखा जाए तो लघु किसानों द्वारा जो भंडारण होता है उसमें अधिकतर पारंपरिक भंडारण होता है 60 से 70%, जैसे कि मोराई में, मिट्टी में, कोठी वगैरह में, या ड्रम वगैरह में जो है ये लोग जो है भरते रहते हैं। अब भारत में जो सरकारी भंडारण एजेंसियाँ FCI है, इसको 1965 में संसद के माध्यम से जो है एक जो स्थापित किया गया था। अनाज भंडारण के लिए प्रमुख एजेंसी है। CWC है, तो केंद्रीय सेंट्रल वेयर हाउस जो निगम है ये, ठीक है। इसे भंडारण निगम अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया गया था, जो करती क्या है कि कृषि उपज और उससे जो जुड़ी हुई कुछ अन्य जो अधिसूचित वस्तुएं हैं उनको भंडारण के लिए स्थापित किया गया था। राज्य भंडारण निगम भी हैं, ठीक है। निजी एजेंसियाँ भी हैं, तो कई बार FCI क्या करती है, निजी जो एजेंसियाँ, निजी जो स्वामित्व वाले जो भंडारण होते हैं उनको भी किराए पर लेती है। और WDRA है, रेलवे भी है, अन्य प्रकार के आपूर्ति विभाग भी हैं जो अनाज प्रबंधन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कृषि विज्ञान केंद्र। सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में देखना, इसका लक्ष्य ये है कि कृषि से जुड़े हुए जो उद्यम है उसमें हमें विशिष्ट टेक्नोलॉजिकल मॉड्यूल का क्या करना है, इवोल्यूशंस करना है, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक। तो अभी इसमें हम लोग समझेंगे ICR वगैरह के बारे में। तो इसमें अगर आप देखो तो भारत जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा का विकास जो है, इसमें प्रमुख भागीदार जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पे राज्य और ICR है, और राज्य कृषि विद्यालय राज्य स्तर पे होते हैं जो NARS का जो है भागीदार है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के भागीदार हैं। तो ICR में क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं ICAR। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत में कुल 731 KVK नेटवर्क्स हैं, ठीक है, KVK नेटवर्क्स हैं। और इनका जो 100% वित्त पोषण फाइनेंस कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अगर देखा जाए तो इसमें तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति को 1973 में ICR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का विचार पेश किया गया था। और पहला जो है KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। कृषि विस्तार सेवा में इनकी भूमिका यह है कि ऑन फार्म परीक्षण करते हैं, फर्टलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, परामर्श की सेवाएं देते हैं, और जैसे कि बीज रोपण वगैरह का उत्पादन करते हैं सामग्री का, और संसाधन और ज्ञान केंद्र के लिए भी जो है महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उसके रूप में कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, ठीक है। ये सवाल इस पर बने हुए हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स सुर्खियों में क्यों रहा कि इसका 7वां सत्र कहाँ पे हुआ, कोच्चि में हुआ, ठीक है। मसाला बोर्ड का जो है, मसाला बोर्ड का मतलब जगह कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर, इस जो मसाला बोर्ड है तो वो शायद कोच्चि में ही है, शायद में भी। तो इस सत्र में 5 मसालों यानी छोटी इलायची, हल्दी, जूनियर बेरी और ऑल स्पाइसेस और स्टार एनिज, इनकी गुणवत्ता के मानकों को अंतिम रूप दिया गया है, जितनी इनकी क्या गुणवत्ता होगी इसी सत्र में। तो CCS जो है यानी कि CCSCH है जो, ये क्या है, इसके बारे में, इसका गठन 2013 में किया गया था। गठन जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियन कमीशन के रोम के तहत किया गया, ठीक है। में जो अब इसका भारत इस समिति का मेजबान है और अध्यक्ष देश भी है। भारतीय मसाला बोर्ड जो है इस समिति का सचिवालय के रूप में कार्य करता है। भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये समिति जो है, ये मसाला बोर्ड जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का दिन काम करता है, और शायद इसी का हेडक्वार्टर शायद कोच्चि में है, मे बी कोचीन में। तो मे भी आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना फैक्ट को, मैं उतना कन्फर्म नहीं हूँ।
इसको RO का पेपर में ये पूछा हुआ था, PYQ है इसी साल, अभी 2023 में जो RO का पेपर कैंसिल हुआ है ना होकर के, इसी में ये पूछा हुआ था सवाल मैच दी कॉलम में। तो PYQ का आप देखते रहिए चीज़ें, UPPCS कई बार पूछ चुका है इसका उद्देश्य क्या है कि जो हाइड्रेट और डिहाइड्रेट अवस्था में जो मसाला है और जो पाक कला यानी कि जो खाना बनाने की जो विधि होती है उसमें हर्ब्स के लिए मानकों को, विश्वव्यापी मानकों को विस्तृत करना है। ठीक है, ये चीज़ें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार परामर्श वगैरह करना है। तो ये कोडेक्स मानक क्या है, तो खाद्य से जुड़े, यानी खाद्य मतलब भोजन पदार्थों से जुड़े हुए जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है, जिसमें अलग अलग प्रकार के मानक हैं। ठीक, अभ्यास की संहिताएं हैं, कितना जो स्वच्छता अभ्यास की संहिताएं हैं, दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस से सिफारिशें हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रीय कानून पर बाध्यकारी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। ठीक, ये चीज़ें हैं। और कोडेक्स जो है और WTO सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय जो हैं, SPS समझौता और व्यापार में तकनीकी बाधाओं समझौता पर WTO सदस्यों ने जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। यही जो है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों का जो हवाला देकर के कई बार क्या करती हैं, जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो है बहुत सारे भारतीय वस्तुओं को जो है बैन लगा देते हैं या रोक लगा देते हैं या वापस भेज देते हैं। इसका सामना मसालों में भी करना पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे न्यूज में रही हैं। कोडेक्स कमेटी एलिमेंट्रियन कमीशन जो है, ये अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खाद्य का मानक है उसके लिए निर्धारण के लिए संस्था है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ज्वाइंट रूप से इसको की है। भारत इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार को सुनिश्चित किया जाए। यही इसका मेन काम है। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियन कमीशंस का आपने इसको देख लिया। अब आते हैं हम लोग सर्विसेज सेक्टर में। तो भारत में फिनटेक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हाल ही में क्यों न्यूज में रहा कि विश्व आर्थिक मंच ने द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक टुवर्ड्स रेजिलियंस एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ नामक एक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की? WEF ने की थी, विश्व आर्थिक मंच ने की थी। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक टुवर्ड रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें भारत में जो फिनटेक की बेहतर स्थिति है और फिनकेट हेडक्वार्टर वाले प्रमुख देशों में इसे एक बताया गया है भारत को। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो फिनटेक होते क्या है? वित्तीय टेक्नोलॉजी। तो जो ये इसकी परिभाषा ये है कि जो उपभोक्ताओं को ये वित्तीय सेवाएं उत्पाद पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिनटेक का इस्तेमाल होता है बैंकिंग में, बीमा में, निवेश में, वित्त में और इनसे जुड़े हुए कोई सेक्टर में। ठीक है, ये क्या है? एक मध्यस्थ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और विभिन्न जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका एक श्रेणी होती है। ठीक, और इसमें फिनटेक में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको और कॉम्पिटिटिव रूप से बनाते हुए ऑटोमेटिव और बेहतर वित्तीय सेवाएं यहाँ पे दी जाती हैं। पीयर टू पीयर हो गया, ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म्स हो गया, क्राउड फंडिंग हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, बिग डेटा हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रोबो सलाहकार हो गया, एग्रीगेटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है फिनटेक के लिए आती हैं। यहाँ मैंने आपको इसको शेयर भी किया था टेलीग्राम ग्रुप के। टेक फिन और फिनटेक दोनों अलग चीज़ें होती हैं। फिनटेक में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या होता है, ट्रेडिशनल वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं। जैसे मान लो किसी को पैसा भेजना हो तो हम चाहें तो पेटीएम करें, UPI करें, ये फिनटेक हो गया। ठीक है, लेकिन जो टेकफिन होता है वो क्या करती है कि जो प्रौद्योगिकी समाधान करने वाली जो संस्था होती है उसको वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नई तरीके प्रस्तुत करती है। ट्रेडिशनल सर्विसेज नहीं, नई नई तरीके देती है। ठीक है, यानी कि जो फिनटेक कंपनियां होंगी वो मूल वित्तीय प्रणाली, जो पहले की वित्तीय प्रणाली चली आ रही है उसी का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, उसी को काम करेंगे और टेक्नोलॉजी में सुधार करती रहती है। लेकिन जो टेकफिन टेक्नोलॉजी होती है उसके टेकफिन होता है वो टेक्नोलॉजी के जरिए वित्तीय प्रणाली को नया रूप देता है। यहाँ एक चीज़ यहाँ में दोनों में फ़र्क है कि एक हो गया आपका फिनटेक, दूसरा हो गया टेकफिन। ठीक, तो फिनटेक में क्या करेगी, ये आपका ट्रेडिशनल जो सर्विसेज चल रही है फाइनेंशियल वही चलेंगी, लेकिन क्या करेगी, अपने टेक्नोलॉजी में सुधार करेगी। यहाँ जो है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विस के जो छोड़ करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज में टेक्नोलॉजी देगी। किस तरह के? वित्तीय प्रणाली को ही ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है उसी को ही ट्रांसफॉर्म करेगी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पे आया कि फिनटेक वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी का जो कन्वर्जेंस है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर देखो ये फाइनेंस है और टेक्नोलॉजी है, तो बैंक, भुगतान, गैर बैंकिंग कंपनियाँ हो गया, सिक्योरिटी ब्रोकिंग हो गया, संपत्ति हो गया, वित्त हो गया, ये सब फाइनेंशियल सर्विस देती हैं। और टेक्नोलॉजी जो है हार्डवेयर प्रदाता, सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारे हैं। इनका जो है कन्वर्जेंस होने से जो है वित्तीय समावेशन की स्थितियाँ जो हैं वो पाई गई हैं। ठीक है, भारत जो है इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत विश्व का तीसरा बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। ठीक है,
और यहाँ पे देखा गया दुनिया भर में रियल टाइम में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भारत की साझेदारी पूरी दुनिया में 46% है। बहुत बड़ी बात है ये। भारत का फिनटेक उद्योग में अगर देखा तो पेमेंट के लिए पेमेंट बैंक है, मोबाइल वॉलेट है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एटीएम है, एमओपीएस है, ठीक है, जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं। दूसरी ऑनलाइन वित्तीय उत्पाद जैसे कि ऋण देना, बीमा देना, ईएनपीएस हो गया, म्यूचुअल फंडिंग बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिनटेक टेक्नोलॉजी के उद्योग हैं। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात मानी जाए तो ये भारत में फिनटेक टेक्नोलॉजी को अपनाने की दर क्या है, 87% है। और सबसे उच्चतम है विश्व में, ये औसत क्या है, 67% ही है। भारत में जो है अगर देखा जाए तो 3000 से अधिक जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं वो पंजीकृत हैं, और 17 इसमें से यूनिकॉर्न है जिसका मूल्य टोटल है जो है $100 बिलियन, $100 बिलियन या $100 बिलियन, $100 मिलियन से अधिक हो चुका है, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न जो है वही है। ठीक है। फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की गई है वो ONDCs हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक। इसमें क्या होता है कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे वस्तुओं के जो सेवाओं का जो आदान प्रदान है उसमें उसके लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ाया दिया जाता है। ट्रेड्स के दायरे का विस्तार किया गया है। ट्रेड्स MSME का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। ठीक। डिजिधन मिशन चालू किया गया जिसमें देश में जो डिजिटल भुगतान का अवसंरचना उसको सक्षम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके तहत इसको स्थापित किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित किया गया, भारत का सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है। ठीक है। इसको NPCI और PCI और FCC के ज्वाइंट रूप से इसको जो है भारत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को आयोजित किया गया। फिनटेक सम्मेलन का सबसे बड़ा ये मेला था। ठीक है। यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024, तो हाल ही में यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 को जारी किया गया। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल लेकर के आप दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय मत लगा के चले आना, गलत कर दोगे आप लोग। ठीक है। तो किसने जारी किया, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जारी किया फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। इसके बारे में क्या किया गया, इसकी विशेषता यह है कि दवाओं के बारे में जो सूचना है वो संतुलित हो, अप टू डेट हो और सत्यापन यानी कि उसको वेरीफाई करने योग्य हो, और सूचना डायरेक्टली उसको या उसका प्रभाव के स्तर पर भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी के पूर्व सहमति के बिना उसके उत्पादों का ब्रांड नेम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दवाओं की जो तुलना है वो निष्पक्ष हो, तथ्यपरक हो, पुष्टि करने योग्य हो। ठीक है, ये चीज़ें हों। सतत चिकित्सा की इस पर बात की गई हो। टेक्सचुअल और ऑडियो विजुअल प्रचार जो हो वो भी मतलब किसी चीज़ को छिपाने के लिए नहीं हो। ठीक। दावे तुलनाओं के बीच में अंतर ना हो। और इसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ संबंध अगर देखा जाए तो वो भी क्या है कि इसको इस तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके पेशकश भी नहीं की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बारे में जहाँ समझते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से सवाल बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या है कि प्रमुख जो है सुर्खियाँ न्यूज में रही हैं। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आया है, ASI। ये ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ये ASI जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। तो किसके अंतर्गत आया है, तो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया, ASI। अच्छा, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसको आपको ध्यान देना। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ASI जो है उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, इसको सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। ये जो औद्योगिक का जो डेटा है, औद्योगिक सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसको जानने का प्रमुख स्रोत है। ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस सर्वेक्षण में जो है कि उन कारखाना एक्ट के तहत जितने कारखाने पंजीकृत होते हैं उसके आंकड़े जारी करते हैं। ठीक। लेकिन इसमें रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण और वितरण डिपो यूनिट को शामिल नहीं किया जाता है। 3 चीज़ को ध्यान देना। ठीक है। इसमें बताया गया है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में गुजरात शीर्ष स्थान पे है, इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, और इसके बाद कर्नाटक, लास्ट में उत्तर प्रदेश, मतलब 5वां स्थान पे। ठीक है, 1 2 3 4 5वां स्थान पे उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल में 5वां स्थान पे यूपी है। रोजगार मामले में शीर्ष स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आपका यूपी है, चौथे पे। ठीक, ये चीज़ें हैं। कोविड-19 के बावजूद जो है विनिर्माण सेक्टर जो है वो मजबूती प्रदर्शन कर रहा है, ये बताया गया इसमें। सबरूम लैंड पोर्ट जो है, प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पे स्थित सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पे, त्रिपुरा में। इस सबरूम लैंड पोर्ट के बारे में जानना है आपको है कि फेनी नदी पर जो मैत्री पुल है उसके माध्यम से बांग्लादेश के चट्टगांव से जुड़ा हुआ है। फेनी नदी को आपको क्या करना है, मैप उठाकर देखना जरूर, उसको गूगल से कर लेना। उसमें ट्रेडिशनल मैप में तो शायद ना दिया हो, बहुत कम चांसेस है कि दिया होगा। मैप गूगल से करना इसको जरूर। ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच में यात्रियों का रागाव की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। लैंड पोर्ट ये है भूमि बंदर का कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों के सहित जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्र होते हैं। ठीक, जो लैंड पोर्ट कराते हैं इन्हें लैंड कस्टम स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में इसको जो है शेड्यूल किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। भारत में कुल जो 11 लैंड पोर्ट हैं वो चालू अवस्था में है।
सुदर्शन सेतु, प्रधानमंत्री ने कच्छ की खाड़ी में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सिग्नेचर ब्रिज जो है। भारत का सबसे बड़ा लंबा केबल आधारित पुल है कौन सा? सुदर्शन सेतु। कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। फुटपाथ के ऊपरी तौर पे यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल, इसमें इससे क्या होगा? 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी। 4 लेन वाला पुल है गुजरात में। ओखा मुख्य भूमि और बेयर द्वारका द्वीप है, उसको जोड़ता है। ध्यान देना, ओखा मुख्य भूमि, जो मुख्य भूमि में ओखा क्षेत्र, ठीक है, और द्वीप जो है बेयर द्वारका द्वीप, बेयर द्वारका द्वीप, ठीक है, बेयर द्वारका द्वीप, इनको जोड़ता है। सेला टनल, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में जो स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है सेला टनल, इसका उद्घाटन किया। इसका निर्माण कहाँ किसने किया है? तो बीआरओ ने किया है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो इसका यह टनल क्या करेगी? तो अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी कामेंग जिला, उसको तवांग से और तवांग को तेजपुर से जोड़ने वाली इस सड़क पर निर्मित की गई है। इसके निर्माण में जो है NATM का इस्तेमाल किया गया है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिड मेथड का। इसमें क्या होता है कि जो फैलाया गया जो NTM जो होता है NATM, ये फैलाया गया कंक्रीट होता है और सपोर्ट के माध्यम से टनल की जो इस परिधि होती है उसको स्थिर करने की एक जो है विधि होती है। इसमें जो है कोई इसका मतलब इसमें अगर जो आपका इस्तेमाल होगा ना NATM में, इसमें जो आपका जो टनल है उसकी स्टेबिलिटी को क्या कहता है? बढ़ाया जाता है। किस माध्यम से? तो जो कंक्रीट होंगे, अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स होंगे वगैरह के, उसके माध्यम से, मिट्टी वगैरह के माध्यम से। अगर देखा जाए तो NATM होता क्या? NATM जो होता है ना, NATM और दो विधियाँ होती हैं। क्या होता है ये कि जब टनल यानी सुरंग खोदी जाती है तो जो जमीन खोदी जाती है ना, उसके लिए 2 विधि यूज होती है। एक होता है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और एक होता है TBM, जिसको टनल बोरिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। 2 मेथड होता है। जो अंडरग्राउंड स्पेस होगा कोई, उसको खनन करने के लिए, जैसे मान लो ये जमीन है, उसको खनन करने के लिए 2 मेथड होगा। एक होता है NATM, दूसरा होगा TBM, ठीक है। TBM मेथड में बहुत सारे जो होता है कि कई बार नॉइज और वाइब्रेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भी मिट्टी होती है ना, उसको हम क्या करेंगे? डंप कर देंगे, और इसी मिट्टी के डंप से जो है सपोर्ट बनाया जाता है। क्या चीज़ का? टनल का सपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है, इसमें कंक्रीट वगैरह लगा करके। तो यही जो है इसका NATM और TBM मेथड है, जो टनल का बोरिंग करने के लिए, उत्खनन करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एनर्जी सेक्टर में आते हैं हम लोग। न्यूज में क्यों रहा? पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन जो है, इसमें ये देखा जाता है, यानी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और उत्पादन क्या हो रहा है। तो हाल ही में जो ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 डीप सी योजना का तेल उत्पादन शुरू कर दिया गया। KG बेसिन कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, KG बेसिन। तो आप इसमें देखो, भारत में जो पेट्रोलियम है, भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम बेसिन जो होता है वो चट्टानों और तलछट विधि का इसमें विविध संग्रह होता है, ठीक है। स्रोत चट्टानें कहाँ होंगी? किसी बेसिन में विशिष्ट सेल स्ट्रक्चर वाली जो होगी वो संरचनाएँ होती हैं जहाँ पे तेल और गैस का निर्माण होता है। भारत में कुल 26 जो है वो तलछट बेसिन है, ठीक है, जिसमें 49% भाग जो है मुख्य भूमि पे है, 12% उथले पानी में, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो भारत का, उसमें 39% जो है डीप सी वाटर में शामिल है, ठीक है। तो श्रेणी 1 अगर आपको देखा जाए, ये आपका जो यहाँ पे बनाया गया है मैप में, तो ये देखो श्रेणी 3 है, ठीक, श्रेणी 2 है और ये श्रेणी 1 है। ऐसे श्रेणी 1 वाला जो है उसमें ऐसे भंडार जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन और दोहन किया जा रहा है, जैसे कि आपका कावेरी वाला इधर देख रहे हो आप रीजन, कृष्णा गोदावरी KG बेसिन से जो है ये वाला, ठीक है, इसमें जो है आपका उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है, ये वाला बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुंबई ऑफशोर एरिया है, ये वाला एरिया में उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। दूसरा है कि यहाँ पे बेसिनों को विकसित किया जाएगा, उसको मुद्रीकृत किया जाएगा, जो ऐसे वाले हैं, जैसे ये वाला बेसिन हो गया, ठीक है, ये वाला बेसिन हो गया, खंबाती खाड़ी वाला हो गया, इसको विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे देखो तो उत्पादन जहाँ पे हो रहा है, आसाम वाला जो है, आसाम आराकात जो है वाली क्षेत्र ये भी है, ठीक, ये भी एरिया जहाँ पे विकसित किया जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनका खोज किया जाना बाकी है, तो ये वाले क्षेत्र जहाँ पे खोज की जा रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये है बेसिन पे भी 3 देखा गया, 3 श्रेणी में इसको विभाजन किया गया है, जहाँ पे कितनी आधार पे उनकी जो है हाइड्रोकार्बन संसाधन कितनी उनकी परिपक्वता है, तो ये डिवाइड किया गया है 3 आधार पे। कच्चा तेल निकालने की 2 विधि है, एक अपतटीय ड्रिलिंग है और दूसरा है तटवर्ती ड्रिलिंग है, ठीक है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जैसे जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे अपतटीय ड्रिलिंग के माध्यम से तेल का उत्पादन होता है। और तटवर्ती ड्रिलिंग क्या होती है? इसमें भूमि आधारित जो बेसिन होती है, यानी भूमि पे उस पर जो कच्चा तेल निकालने की विधि होती है, जिसमें कि तलछटी घाटियों को कवर किया जा रहा है इसमें, ठीक है। ONGC भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। हाइड्रोकार्बन के जो प्रोडक्शन इसमें 72% का इसमें योगदान होता है। पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन का महत्व आप जानते ही होंगे, तो ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं। आयात बिल में कमी आएगी, सामरिक महत्व भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपूर्ति में बाधान बार बार हो रहा है, युद्ध होने की वजह से कई बार जो रीजनल टेंशंस हो रही हैं विश्व में, वैश्विक बाजार में जो कीमतों में उतार चढ़ाव हो रही है, और जितने जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं
अनस्टेबिलिटी है और सप्लाई चेन में बाधाएं हैं, उससे दूर निजात मिलेगा, राजस्व सृजन होगा, ठीक है, और रोजगार सृजन होगा। अगर देखें भारत दुनिया में ऊर्जा और कच्चा तेल का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता देश है, ऐसे में हमारा आयात बिल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे कमी आएगी तो हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो तमाम चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हो। अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन जो हैं वो उसका इस्तेमाल, इस शब्दावली जो है ये क्या है इसको देखते हैं पहले। अपरंपरागत पेट्रोलियम संसाधन जो होता है उसमें इसको देखा होना चाहिए। तो पारंपरिक संसाधन ये होता है कि जो चट्टानों में संचित तेल और प्राकृतिक गैस है उनके लिए होता है और इनको प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन जो अपरंपरागत होता है वो दुर्गम चट्टानों में जो संचित तेल और प्राकृतिक गैस है उसको अपरंपरागत मानते हैं, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल जो प्रोसेसिंग है उसके माध्यम से इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल मशीनें, विधि या जो मेथड्स हैं उसको लाने के लिए जो है निकालने के लिए लगेंगे। अपरंपरागत जो पेट्रोलियम संसाधन है उसमें कुछ कौन से भंडार हैं, तो कोल बेड मीथेन है, सीबीएम या कोल सीम गैस है, यानी कोयले की परतों में जो प्राकृतिक रूप से मीथेन समृद्ध गैस है उसको बोलेंगे। इसमें 80-90% में मीथेन होता है। सेल गैस है, यानी प्राकृतिक गैस या तेल का रूप होता है, जिसमें क्या होता है कि अप्रयुक्त स्थिर और स्रोत जो चट्टान है उसमें जो छिद्रित स्थान है, यानी कि जो आपका पोर्स होंगे उस पर और खंड उसके भीतर जो तेल संचित रहते हैं वो उसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक। गैस हाइड्रेट्स हैं, यानी जो नेचुरल रूप से पाए जाने वाले बर्फ़ के ठोस पदार्थ होते हैं, ये है यहाँ पे। तो ये चीज़ें इसमें बताया गया कि कोल बेड मीथेन, सेल गैस और गैस हाइड्रेट्स। अब आता है इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ये यहाँ पे चीज़ें जो हैं उसको मैं पूरा करा दे रहा हूँ ताकि जो है आपको मन में कोई शंका ना हो कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, इसमें से कुछ छूट गया है ऐसे, ठीक। इसलिए पीएनजी पे अस्थायी समिति ने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पे अस्थायी समिति ने जो कच्चा तेल है उसके आयात संबंधी पॉलिसी की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट दिया। कच्चे तेल को अगर क्या बोलते हैं, काला सोना भी बोलते हैं। यह जो नेचुरली देखें तो पाया जाने वाला और अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन के भंडार और अन्य कार्बनिक से पदार्थों से मिलकर के बना होता है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह चीज़ें होती हैं। कुछ धातु जैसे लोहा, निकल, तांबा भी होती हैं छोटी छोटी मात्रा में। क्रूड ऑयल को देखा जाए तो तरल कच्चे माल के रूप में पृथ्वी की गहराई से निकाला जाता है, ठीक है। इसको जो है हम जब हम रिफाइन करेंगे, इसको परिशोधित करेंगे तो गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, मोम, लुब्रिकेंट तेल, अन्य सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार होती हैं, ठीक। तो क्रूड ऑयल का उपयोग यहाँ पे होता है तो परिवहन जानते होंगे, औद्योगिक उत्पादन में, आवासीय क्षेत्र में, वाणिज्यिक गतिविधियों में, विद्युत उत्पादन में भी होता है, ठीक। अब आता है यहाँ पे कि कच्चे तेल के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो तेल की मांग है और आपूर्ति है, फिर कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे हरिकेन हो गया, आयात निर्यात नीति में बदलाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, किसी तेल उत्पादक देश पे आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। कई सारे विवाद हो जाते हैं, जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, इस पर भी तेल के दाम हुए। फिर इसी बीच जो है मिडिल ईस्ट में अगर कोई बवाल होगा तो फिर बवाल हो जाता है, ठीक, इसमें, ठीक है। तो आप इसको मतलब यहाँ पर बताया गया कि देश के प्रमुख जो निर्यातक देश हैं उसमें रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई वगैरह शामिल हैं, ठीक है। डीजल भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। सबसे अधिक इसका जो है कि उत्पाद खपत कब था, 2021 में 35% था, ठीक। अब तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश है भारत, ठीक, तेल का, तो ये भी चीज़ें हैं। अब आता है कि क्रूड ऑयल बेंचमार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक्स। नहीं, इसके पहले थोड़ा सा ये देख लो कि क्रूड ऑयल के आयात को कम करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, थोड़ा वो देख लो आप। तो क्रूड ऑयल को कम करने के लिए भारत जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज सिस्टम जो है ये बना रहा है। इसका प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम है। इसके तहत पहला चरण हुआ था, पहला चरण के तहत विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में और पादुर में तेल भंडारण की सुविधा स्थापित की गई। यहाँ पे तेल स्टोर किया जा रहा है। दूसरे चरण में क्या होगा, उड़ीसा के चांदी खोल में स्थापना की जाएगी। फिर पांडुर में जो है, पादुर में कर्नाटक में इसके अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। फिर इसके बाद जो है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम था, जिसमें क्या था कि जो ईंधन पर आयात निर्भरता कम करेगी, विदेशी मुद्रा का बचत होगा और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा, किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में अपनाई गई थी, 2022 में इसको संशोधन किया गया, जिसमें कि 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 2030 तक जो है डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण, इसका लक्ष्य रखा गया है। ध्यान देना आपको, 20% इथेनॉल 2025 तक, 2030 तक जो है इसमें 5%। फिर खोजे गए जो लघु क्षेत्रक हैं उसके लिए नीति बनाई गई थी, ठीक, यानी सीमांत नीति का क्षेत्र बदल करके डीएसएफ कर दिया गया, ठीक। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसका उद्देश्य क्या था कि जो खनिज तेल हैं और घरेलू गैसों का जो घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोकार्बन संसाधन उसको मोनेटाइज करना है, मुद्रीकरण करना है। किफ़ायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प जो है सतत पहल,
सतत पहल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुआ था, किसी वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ था सतत पहल के बारे में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय जो है वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, सतत पहल के तहत शुद्ध और संपीड़ित बायोगैस है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अभी देखो क्रूड ऑयल बेंचमार्क क्या है, मानक क्या है। तो जो बाजार है पूरे कच्चे तेल का, वो बेंचमार्क में अलग अलग प्रकार के तेल मिश्रण के लिए अलग अलग प्रकार के जो मूल्य संकेतक हैं ये उसके रूप में कार्य करते हैं। तो ब्रेंट है, दूसरा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, और दुबई है, दुबई ओमान है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, सबसे अधिक यही यूज होता है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। भारत भी जो है ब्रेंट में ही खरीदता है, ये बेंचमार्क में। यह मुख्य रूप से यूरोप में प्रचलित है। और एक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये मुख्य रूप से अमेरिका में इस्तेमाल होता है, ये जो आपका बेंचमार्क है। और दुबई ओमान जो है ये भी है। ये क्रूड ऑयल के दो बेंचमार्क हैं। ये मिडिल ईस्ट, गल्फ, रूस वगैरह में भी जो है इस रिफाइनरों में जो भी आपूर्ति किए जाते हैं उसके लिए बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया है दुबई ओमान। तो भारत का जो क्रूड ऑयल बास्केट है इसमें कई तरह का आयल, कई जगह का आयल, जिसमें सार ग्रेड है दुबई ओमान, दुबई एयरवेज वाले, स्वीट ग्रेड है ब्रेंट डेटेज, ये दोनों शामिल होते हैं। और भारतीय रिफाइनरी में इसको प्रोसेसिंग भी किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व के देशों द्वारा क्या होता है कि एशियन प्रीमियर वसूला जाता है। मैंने आपको मंथली मैगजीन में एशियन प्रीमियर के बारे में बताया था, आप याद करना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था एशियन प्रीमियर। ठीक है, तो इससे क्या होता है एशियन प्रीमियर से कि जो मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट देश से जो खनिज तेल होता है वो आमतौर पे कीमत उसकी अधिक होती है। ठीक, इसीलिए भारतीय खनिज तेल की जो बास्केट होती है वो अधिक होती है। ठीक, तो जो ओपेक देश होते हैं वो एशियाई देश को खनिज तेल की बिक्री पे कुछ अधिक शुल्क वसूलती हैं, इसे ही एशियाई प्रीमियर कहा जाता है। और ये केवल कच्चे तेल पे ही जो है ये लागू होती है एशियाई प्रीमियर की जो मूल्य निर्धारण पर डाली है। तो यही चीज़ है। तो इसके बारे में आपने देख लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2024 नोटिफाइड किया गया। तो ये न्यूज में रहा। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियम 2005 में संशोधन के लिए विद्युत संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया। ठीक है, 3 नए नियम बनाए हैं सरकार ने। क्या, ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण जैसे उद्योग है उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला जाएगा, जिससे एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि जिस तरह से हम ट्रेडिशनल एनर्जी से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी चीज़ें हैं, जैसे कि संधारणीय बिजली सेवाएं हैं, संधारणीय बिजली की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से हम लोग बदलाव कर रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख करके इन सारी चीज़ों को रखा जाए। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग जीरो कार्बन के उत्सर्जन की तरफ लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सिक्योरिटी इसको सुगम बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण के लिए। ठीक है, और कुछ नियम बनाए गए हैं। अब उन नियमों को तीनों देखना है। ट्रांसमिशन लाइंस की बात की जा रही है मानदंड में। तो जो लोड है निर्धारित उससे अधिक जो उपयोग कर रहा होगा उपभोक्ताओं या बिजली जो भंडारण प्रणाली है उसको ट्रांसमिशन लाइन जो है स्वयं स्थापित करने, संचालित करने और रखरखाव करने की अनुमति दी गई। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नियम बनाए गए हैं। इससे क्या होगा कि ग्रिड से निरंतर बिजली आपूर्ति का लाभ होगा, वहनीय बिजली का, तीव्र औद्योगिक समृद्धि होगी, बड़े स्तर पर औद्योगिक समृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा। ओपन एक्सेस की गई है, जैसे कि व्हीलिंग शुल्क हो गया, राज्य ट्रांसमिशन शुल्क हो गया, और अतिरिक्त जो अधिभार होता है उसके लिए माने ओपन एक्सेस को निर्धारित करने के लिए पद्धतियाँ दी जाएंगी और वर्ष दर वर्ष इसको कम किया जाएगा। 4 वर्षों के भीतर ये समाप्त किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाएंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, विद्युत प्रशुल्क बताया गया कि प्रशुल्क कितने होंगे, विद्युत प्रशुल्क लागत के अनुसार होंगे। जैसे कि अगर आपदा जैसी स्थितियाँ हैं उसको छोड़ दिया जाए तो जितना प्रशुल्क उत्पादन किया जाना तय है उसी संदर्भ में, ठीक है, अनुमोदित वार्षिक राजस्व या अनुमानित जो वार्षिक राजस्व है उसके बीच में कोई राजस्व बेमूल नहीं होना चाहिए। मतलब इतना है कि जैसे मान लो जितना राजस्व हमें इकट्ठा करना है, 200 करोड़ रुपया हमें यहाँ से इकट्ठा करना है, तो जो शुल्क जो है हम इकट्ठा करेंगे तो यानी कि 195 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दे, नहीं, जितना आपका टारगेटेड है उसी हिसाब से आपको राजस्व इकट्ठा करना है, उसी के हिसाब से ही आपका विद्युत शुल्क जो होगा वही विद्युत के जो है प्रशुल्क को निर्धारित किया जाएगा। विद्युत की टैरिफ जो होगी उसी के हिसाब से होगी। और इससे क्या होगा, वित्तीय क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता जो है विद्युत क्षेत्र की वो सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब आता है इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें 101वां पेज पे मैं हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ पेटेंट्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेटेंट के बारे में। तो थोड़ा पेटेंट वगैरह को मैं समझा दूँ। तो पेटेंट ये है कि पेटेंट ट्रिप्स समझौता था, ट्रिप्स समझौते, ठीक है, ट्रिप्स समझौते, इसी के अंतर्गत क्या पेटेंट एक प्रकार का अधिकार होता है, एकाधिकार। पेटेंट जो होता है वो एक प्रकार का एकाधिकार होता है, एकाधिकार।
ठीक, जो किसी वस्तु पे, टेक्नोलॉजी पे, केमिकल पे, दवा आदि पे जो आविष्कारक होंगे उनको मिलता है, जो डिस्कवरर होंगे, इन्वेंटर होंगे। और ये अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब आविष्कार क्या हो, टोटल एकदम नया हो, एकदम नवीन आविष्कार हो, असामान्य हो, ठीक है, और उसकी कोई वाणिज्यिक उपयोगिता, कमर्शियल जो है उसकी यूज हो। और अधिकार कितने वर्ष के लिए मिलता है? 20 वर्ष के लिए मिलता है। 20 वर्षों के दौरान अगर कोई व्यक्ति होगा तो कोई अन्य व्यक्ति उसको, उस वस्तु का कोई उत्पादक या मतलब उत्पादन नहीं, उसकी अनुमति के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है, जो पेटेंट धारक है। ठीक, अब WTO के नियम के तहत जो है, WTO के तहत आता है, तो सभी जितने सदस्य देश हैं WTO के, जो सदस्य देश हैं, उनको पेटेंट के अधिकार के संबंध में जो है उन अपने देशों में स्थानीय कानून को बनाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब पेटेंट के अधिकार 20 वर्ष की अवधि से क्या होते हैं कि अगर देखा जाए तो 20 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही उस आविष्कार में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके क्या करता है कि पेटेंट का अधिकार दोबारा ले लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ईवरग्रीनिंग बोलते हैं, ईवरग्रीनिंग। ठीक, तो होता क्या है कि कई बार जो होती है ना कि पेटेंट मतलब अधिकार जो होता है ना, ये लगातार बना रहता है। ठीक, तो ये जो ईवरग्रीनिंग का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इससे क्या होता है कि कई बार जो है कि पेटेंट के अधिकार का उल्लंघन होता रहता है और इसका बार बार जो है इसका दुरुपयोग होता रहता है। और जो MNCs कंपनियां हैं ना, वो अपने लाभ कमाने के लिए एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो अविकसित और विकासशील देश हैं उसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा वगैरह की जो समस्याएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं। पेटेंट वगैरह की जो मुद्दे थे वो कोविड-19 वैक्सीन के दौरान भी उभर कर सामने आई थी। ठीक है, तो एवरग्रीनिंग को ध्यान देना, एवरग्रीनिंग पूछ सकता है, ये ऐसे टर्म्स UPSC पूछता रहता है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि पेटेंट के लिए जो बताया आपको WTO का नियम है कि आप WTO के नियम के तहत सभी देश क्या करेंगे, जो सदस्य देश होंगे वो स्थानीय कानून बनाएंगे। किस पे? पेटेंट पे। ठीक है, कहाँ पे? अपने देश में। तो इसी नियम के तहत जो है भारत में बनाएंगे। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने अपने अंतर्गत जो उद्योग समर्थन और आर्थिक व्यापार विभाग है उसने पेटेंट संशोधन के नियम अधिसूचित किए, यानी पेटेंट में कुछ नियम को अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो पेटेंट संशोधन नियम 2024 में को जो है उसको पेटेंट एक्ट 1970 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो संशोधन का उद्देश्य यही है कि जो इन्वेंटर्स हैं या जो खोज कर रहे हैं और क्रिएटर्स हैं, जो रचनात्मक व्यक्ति, उसके लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए और इनोवेशंस को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, ये बातें हैं। डेटा अगर देखा है तो भारतीय पेटेंट कार्यालय में मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में 1 लाख अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं और निवासियों द्वारा जो है पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत कितना है? 7वां स्थान पे है WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ठीक, तो पेटेंट नियम के कुछ प्रमुख प्रावधान जो हाल में संशोधन हुए हैं वो थोड़ा सा देख लो आप। तो ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, यानी कि यहाँ एक नए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप की शुरुआत की गई है, जिसमें जो पेटेंट किए गए आविष्कार में से इन्वेंटर के योगदान को चिन्हित किया जाएगा। जो इन्वेंटर्स होंगे उनका योगदान क्या उसको चिन्हित करेंगे। समय सीमा है कि नए नियम के तहत जो है पेटेंट के परीक्षण के लिए जो अनुरोध लगाते हैं उन लोग, तो उसकी समय सीमा घटा दी गई। पहले 48 माह थी, अब क्या हो गया है? 31 माह कर दी गई है, 31 मंथ। ठीक है, नवीकरणीय शुल्क ये है कि पेटेंट के नवीकरणीय में शुल्क में 10% की कमी की गई है। ठीक, ये चीज़ें हैं और अब बस इतना ही इसमें नियम बनाया गया है। तो पेटेंट का आपको मैंने बताया ही था कि पेटेंट क्या है, एक IPR का एक विशेष IPR होता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जो कौन होगा? जो ऐसे आविष्कार के लिए दिया जाएगा जो नया तरीका देता हो, किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान देता हो। और इसका मतलब ये कि मालिक की सहमति के बिना हम कोई जो जिसका आविष्कार किया गया है और पेटेंट धारक है उसकी सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करना हो, उपयोग करना हो, वितरण करना हो, आयात हो या बिक्री हो, हम नहीं कर सकते हैं। ये प्रादेशिक अधिकार में ही होता है, यानी केवल उस देश में या क्षेत्र में लागू होता है जहाँ पेटेंट दायर किया गया है और दिया गया है। ठीक है, अन्य जगह नहीं होगा। तो इसके लिए मानदंड ये है कि नया होना चाहिए, कोई नया इनोवेटिव स्टेप होना चाहिए, औद्योगिक उपयोग के लायक होना चाहिए और मतलब आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए जिन्हें जो है कि इस क्षेत्राधिकार के पेटेंट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो ये सारे मानदंड होते हैं जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो पेटेंट का रेगुलेशन कैसे होता है? पेटेंट का रेगुलेशन तो होता होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो पेटेंट का रेगुलेशन अगर देखा तो वैश्विक स्तर पर WIPO है जो क्या करता है? पेटेंट और अन्य जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको रेगुलेट करता है। कौन? WIPO। तो अब पढ़ते हैं WIPO के बारे में। तो WIPO क्या है? WIPO कन्वेंशन के तहत 1967 में इसको स्थापित किया गया। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। UN की स्व वित्त पोषित एजेंसी है।
भारत सहित 193 सदस्य देश हैं। जो करता क्या है कि बौद्धिक संपदा राइट जो अधिकार है उसकी संधियों को रेगुलेट करता है। बर्न कन्वेंशन पे भी काम करता है इसमें, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके, और कई सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, जिसको मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, WIPO रिपोर्ट्स 2022 में भारत क्या है 7वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेटेंट से समेत कुछ अन्य संधियाँ हैं, जैसे कि पेरिस संधि 1883 में थी, ठीक। पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। फिर पेटेंट सहयोग संधि आई थी, फिर बुडापेस्ट संधि आई थी। भारत सभी का हिस्सा है, ठीक है। बुडापेस्ट संधि सभी का हिस्सा है इसमें। तो वैश्विक स्तर पे देख लिया। फिर 1994 में WTO में समझौता हुआ, जिसमें ट्रिप्स यानी कि बौद्धिक संपदा संबंधी जो व्यापार था उस पर, व्यापार पहलू है उस पर लागू किया गया उसको ट्रिप्स समझौते के माध्यम से, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो पेटेंट के लिए पेटेंट एक्ट 1970 बनाया गया, जो पेटेंट का रेगुलेशन करता है। फिर और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेटेंट एक्ट के अनुसार भारत जो है पेटेंट की अवधि क्या होगी, उसमें 20 वर्ष होगी। कुछ चीज़ों का पेटेंट आप नहीं करा सकते भारत में, जैसे कि पौधे जानवर ऐसा कोई हिस्सा हो, ठीक है। पौधे का, जानवरों का, इसका कोई हिस्सा हो। बीजों का, उसकी किस्मों का, प्रजातियों का पेटेंट आप नहीं करा सकते, क्योंकि ये किसानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों और पौधों और पशुओं के लिए उत्पादन का, प्रोपगेशन का जो जैविक प्रक्रिया उसका हम पेटेंट नहीं करा पाते, ठीक है। ये चीज़ें हैं भारत में इसका। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2000 सूचकांक, बस 2000 नहीं, सूचकांक, ठीक है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका 12वां संस्करण जारी किया है। इसके सूचकांक में शीर्ष देश कौन से हैं? USA है, फिर UK है और फिर फ्रांस है आपका, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है? 42वें स्थान पे है, ठीक। अभी जो ध्यान देना है, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को कार्नेल विश्वविद्यालय WIP ऊपर आपने पढ़ा और इंस्टीट्यूट द्वारा जारी करते हैं। भारत इसमें क्या है? इसमें 40वें स्थान पे है, ठीक है, और इसमें 42वें स्थान पे है। अब आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स होते क्या हैं? तो अगर हम देखा जाए तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि किसी व्यापार में अगर उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार प्रसार करना और बिकावली करना, ये इसकी प्रक्रिया किसके अंदर आ जाती है? ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आ जाती हैं। ऐसी गोपनीय विधियाँ होती हैं जिसको क्या करते हैं, एक व्यापारी अपना उत्पादन और उत्पादकता इसी से बढ़ाता है, ठीक। अन्य प्रतिद्वंदी की तुलना में वितरण, प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसी गोपनीय विधियाँ जो होती हैं वो ट्रिप्स कानूनों के अंतर्गत आती हैं, जिसका संरक्षण दिया जाता है। इसी में ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या होती हैं कि ऐसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जैसे बेचा जा सकता है, जिसका लाइसेंस लिया जा सकता है, उसको ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती हैं। IPR के क्षेत्र में नया है। आर्थिक जासूसी क्या है कि किसी देश को लाभ पहुंचाने के लिए जो क्या करती हैं, किसी देश को अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए जो घरेलू कंपनियां हैं और सरकारी संस्थाएं उससे गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करना आर्थिक जासूसी कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गया, ये आपने देख लिया। अब आता है डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। सुर्खियों में क्यों रहा है, इस पर आपको बात की जाएगी। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल द्वारा प्ले स्टोर जो आप जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें से कुछ ऐप को हटा देने पे विरोध बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यूज़ क्या था, तो इससे समय तो गूगल की जो मूल कंपनी है वो कौन है? अल्फ़ाबेट इंक है। इसने गूगल ऐप का जो है मार्केट प्लेस शुल्क का भुगतान नहीं करने के बहाने कुछ ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया, यानी डिलिस्ट कर दिया गया, ठीक है। सरकार की प्रतिक्रिया है कि सरकार ने कहा कि ऐसे ऐप की डिलिस्टिंग की अनुमति नहीं देगी। सरकार ने गूगल पर द्वारा अपनी वर्चस्व की स्थिति का दुरुपयोग और डिजिटल एकाधिकार स्थापित करने का मुद्दा भी सरकार ने उठाया। ये गलत तो है ही कि भाई अब चाहे अब मनमानी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थी। तो डिजिटल एकाधिकार होता क्या है? तो डिजिटल एकाधिकार अगर हम देखें तो वह स्थिति होती है जिसमें कोई कंपनी और प्लेटफॉर्म क्या करेगी, अपने डिजिटल इकोसिस्टम पर और बाज़ार पे उसका वर्चस्व बनाई रहेगी। जैसे मान लो कि जियो है, ठीक है, जियो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ये मतलब उसको कुछ अन्य स्थिति मत लेना, एग्जांपल के तौर पे मान लो जियो आया, ठीक है। उसने क्या किया कि जो सिम का बाज़ार है उसमें अपना डिजिटल उसने अपनी उसकी एक वर्चस्व की स्थिति बना ली, जियो, ठीक है, चाहे जिस तरह से उसने बनाया हो पर उसने बना लिया, ठीक। इसी प्रकार से जैसे कि आप मोबाइल के रूप में देखो तो सैमसंग और एप्पल ने भी, मतलब एग्जांपल के तौर पर एप्पल ने अपनी वर्चस्व बना ली। तो इसी तरह से जो डिजिटल स्पेस में गूगल जो है वो सर्वमान्य है। वही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। ईमेल के रूप में आप वही कर रहे हो, सर्च इंजन के रूप में उसी का इस्तेमाल कर रहे हो, प्ले स्टोर के रूप में उसी का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐप्स के लिए अनेक प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स है उसी पर निर्भर हैं। तो एक क्या है कि एक वर्चस्व की स्थिति है
और बाजार पे भी वर्चस्व है। गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी टेक कंपनियां क्या हैं, ये इन्हीं तरह की कंपनियों का उदाहरण है। इसकी विशेषता ये होती है कि प्रभुत्व होगा, 70 to 80% मार्केट इसी का हाथ में रहेगा। प्रवेश जो इसमें नए नए जो प्रतिस्पर्धी आएंगे उनको बहुत सारा लागत देना पड़ेगा, मतलब बाजार में प्रवेश बहुत मुश्किल होगा अन्य लोगों के लिए। नेटवर्क पे प्रभाव पड़ सकता है इनका अगर बहिष्कार करें या इनको हटाएं तो, ठीक है। डेटा और सूचना पे नियंत्रण इनका है और प्रतिस्पर्धा की कमी है। तो ऐसे में डिजिटल एकाधिकार की विशेषताएं होती हैं। तो इससे खतरे भी हैं बहुत सारे कि सरकार बाजार पे इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उपभोक्ताओं की पसंद और हित भी प्रभावित होती हैं। और कुछ प्रमुख गतिविधियां जैसे कि एंटी स्टीयरिंग करना, जिसमें क्या होता है कि जो यूजर्स होंगे या उपभोक्ताकर्ता होंगे उसकी थर्ड पार्टी को सेवा का इस्तेमाल करने से रोका जाता है, ठीक है। यानी कि ऐप स्टोर खुद के पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना अनिवार्य कर सकता है। जैसे कि मान लो कि आप जैसे आपने आईपीएल, आप इसमें आईपीएल देख रहे होंगे, ठीक है। तो आईपीएल कहाँ पे देखते हैं, जियो सिनेमा पे देखते हैं। आपको वहाँ पे क्या अनिवार्य कर देता है, 1-2 मैच फ्री दिखाएगा, फिर आपको बोलेगा आप ओटीपी से लॉगिन करो। यानी आपके मोबाइल नंबर का जो डेटा है उसको वो आप उसके पास लेता है, और नहीं करोगे तो आप मैच नहीं देख पाओगे। तो आपको मैच देखना है तो आपकी मजबूरी है कि आप उसमें आप लॉगिन करो, उसको लॉगिन करने का ऑप्शन देता है ना किसी भी चीज़ को, तो ये एक तरह से मजबूरी आपकी बना देगा। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी या सेल्फ प्रेफरेंस हो सकता है, यानी अपने उत्पादों पे प्राथमिकता देगा। जैसे मान लो किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस को ऊपर दिखाएगा ताकि क्या हो, उसकी बिक्री अधिक हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। एजेंसी या बंडलिंग या टाइम, यानी कि इसमें कुछ अन्य सेवाएँ जोड़ दी जाएंगी, कोर सेवाएँ या आवश्यक सेवाएँ जोड़ दी जाएंगी, उसके साथ पूरक सेवाएँ जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। तो मजबूर भी कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको ये लेना है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, होता है ना प्रोडक्ट्स में। उन सारी चीज़ों का डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग कर सकते हैं इस डेटा का। इससे क्या होगा, चुनाव में भी कई बार दिक्कत होती है, निजता का उल्लंघन का खतरा होता है। चुनाव में आपको देखा होगा ना कि फेसबुक ने क्या किया था, बहुत बड़े स्तर पर ये मुद्दा उठा था कि अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया था। तो उसमें डेटा की प्रोफाइलिंग की गई थी, सभी जो यूजर्स हैं उनका बहुत बड़े स्तर पर डेटा तैयार किया गया था, उनकी पसंद नापसंद के अनुसार से उनकी पार्टियों के विज्ञापन वगैरह को हितों को साधा गया था, और उन पर एकाधिकार तौर पे जो है उनको उनके मत को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। तो ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं, और ये न्यूज़ में है, ये ओपन है, सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है। इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है। मूल्य निर्धारण, भारी छूट वगैरह हो सकती हैं, और विशेष प्रकार का जो है ये गठजोड़ वगैरह भी हो सकता है। तो भारत में जो डिजिटल इकोसिस्टम है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो कंपटीशन एक्ट है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, इसके तहत भी होता है। इसमें एक्स पोस्ट अप्रोच और एक्स एंटे अप्रोच होता है। तो 2 अप्रोच के तहत इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं, बस इतना ही जानू आप। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2002 है, 2000 है, इसको हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ नहीं रहे हैं, कितना डिटेल में जाएँ। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है ये भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम में जो अलग अलग पहलू हैं उसको रेगुलेट करने वाला प्राइमरी कानून है, प्राथमिक तौर पर यही काम है। यही जो है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2002 जो है 2000 जो है यही काम करता है, जो रेगुलेट करता है। जब कानून तब बनाया गया था जब इंटरनेट अपने विकास के चरण में था। आज की चुनौतियों के अनुसार ये सक्षम नहीं है, इसलिए इसमें विशेष तौर पे इसका जो है संशोधन करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। कुछ क्षेत्र विशेष नियम भी हैं, जैसे कि ई कॉमर्स संरक्षण अधिनियम, सोशल मीडिया नियम, आईटी एक्ट वगैरह सरकार जारी की है। और जो प्रतिस्पर्धा एक्ट है इसमें एक्स पोस्ट अप्रोच क्या होता है, इसमें अगर कोई प्रतिस्पर्धा रोधी समझौता संपन्न हो गया या प्रभुत्व का दुरुपयोग हो रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। और पोस्ट एक्से अप्रोच है, जिसमें कि जो कोई समझौता कोई पक्षकार कर रहा होगा तो उसको उस लेन देन समझौता को नोटिफाई करना होता है। इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून को सूचित करेगा और मंजूरी लेगा। इससे दुरुपयोग की जो संभावनाएं हैं वो रुक जाती है। यानी एक जो है दुरुपयोग होने की बाद जांच करता है, और एक दुरुपयोग होने से पहले जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेकर के अनेक प्रकार के पहलुओं की जाँच करके वो समझौते होते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है जो भारत में भी जो है और ये कुछ क्षेत्र विशेषज्ञ नियम है जो कि भारत में डिजिटल इकोसिस्टम का रेगुलेशन करते हैं। अब आता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित कुछ प्रमुख डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। तो फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम जो है सीडबी ने प्रभाव नामक एक कृषि मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। पावरिंग द रेजिलियंस एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स, प्रभाव, ठीक है। प्रभाव नामक कृषि मूल्यांकन रिपोर्ट किसने जारी की है, सीडबी ने जारी की है, सीडबी ने, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 938 स्टार्टअप में क्या किया गया है, इसमें कि 17,534 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक। एफएसएस के बारे में बताया गया यहाँ पे फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम में कि इसका उद्देश्य यह है कि 10,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा, 2016 में स्थापित किया गया था। अब भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, घरेलू पूंजी तक पहुंच को सुनिश्चित की जाएगी। इसका निगरानी एजेंसी कौन है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
एजेंसी कौन परिचालन कर रही है? सीडीबी कर रही है। ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप साला आता है। अब आता है स्टार्टअप साला। इसमें क्या है, लास्ट आर्टिकल आपका ये है कि डीपीआईआईटी ने यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार जो है विभाग है, ठीक है, इसने स्टार्टअप साला का आरंभ किया है। ठीक, स्टार्टअप इंडिया का प्रमुख एक्सीलरेटर प्रोग्राम है। इसकी स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उद्यमी होंगे उनकी सहायता करना है, भारत में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है। तो स्टार्टअप साला क्यों शुरू की गई है? कि इसको शुरू की गई है कि जो मौजूदा उद्यमी हैं उनके लिए सेक्टर विशिष्ट पहल है, यानी विभिन्न सेक्टर जो होंगे उनमें जो उद्यमी होंगे उनके लिए पहल की जाएगी ताकि उन्हें कारोबार के लिए आवश्यक बढ़ाने के लिए ज्ञान मिल सके, नेटवर्क मिल सके, फंड मिल सके और मार्गदर्शन मिल सके। 3 महीने तक चलने वाला एक्सीलरेटर प्रोग्राम है। 2 बातों पे यहाँ पे बल दिया जाएगा, जिसमें कि स्वच्छ जो प्रौद्योगिकी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसकी बात की जाएगी, डीप टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2 समूहों पे बल दिया गया है। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, आज ही मैं आपकी एक और क्लास लेने वाला हूँ ताकि इसमें सोशल इश्यूज जो है उसको मैं ख़त्म करा दूँ। इसके बाद कल्चर को मैं कल ख़त्म कराऊँगा और उसके बाद कल ही जो है एक और क्लास लेकर के इन्वायरमेंट में शुरू कर दूँगा। मुश्किल से 2 या 3 दिन में पूरी मैगजीन ख़त्म कर दूँगा, अपडेटेड मैगजीन। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।